वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। एसएसटी पैडागोजी को लेकर, समाजशास्त्र विषय को लेकर आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि 2011 से लेकर 2024 तक जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसका टोटली एनालिसिस कर हम सीटेट फरवरी 2026 के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से एक बार क्या है दोस्तों समाजशास्त्र विषय को लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न पूछा गया है, वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे कि ऋग्वेद की रचना मूल रूप से डैश डैश में हुई थी। तो देखिए दोस्तों आसान प्रश्न है, आपको पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद की रचना किस रूप में हुई थी। आपको विकल्प दिए गए हैं संस्कृत, ब्राह्मी, शेरसोनी या फिर प्राकृत। तो देखिए ऋग्वेद की जो रचना है दोस्तों वो संस्कृत में हुई थी, संस्कृत में हुई थी। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है वो सही होने वाला है। थोड़ा इसको लेकर स्पष्टीकरण भी हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद वैदिक संस्कृति भजनों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। यह हिंदू धर्म के 4 पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है, जिसे वेद के रूप में जाना जाता है। आर्यों ने सूक्तों का एक संग्रह तैयार किया है जिसे ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार पूछा गया है कि निम्न में से क्या मरुस्थल का उदाहरण है। अब देखिए मरुस्थल का उदाहरण कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं सुंदरबन, कोकन, पश्चिमी घाट या फिर लद्दाख। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर आप कहेंगे सही विकल्प क्या होगा तो डी लद्दाख जो रहेगा दोस्तों वो हमारा यहां पर सही विकल्प होगा, क्योंकि मरुस्थल का उदाहरण जो है दोस्तों वो लद्दाख होने वाला है। इसको लेकर भी हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण क्या है दोस्तों यहां पर बारी बारी करके देखेंगे। आप देख सकते हैं कि लद्दाख का ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। उत्तर में काराकोरम रेंज और दक्षिण में जास्कर पर्वत इसे घेरते हैं। लद्दाख से होकर कई नदियां बहती है, जिनमें सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। उसके बाद आगे बताया गया दोस्तों कि लद्दाख में अनेक हिमनद पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए गंगोत्री हिमनद। ओके, इस ऊंचाई पर हवा इतनी पतली होती है कि सूर्य की गर्मी की तीव्रता से महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार का क्या है दोस्तों आपको यहां पर जो है लद्दाख के बारे में स्पष्टीकरण भी बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो एसएसटी पैडागोजी को लेकर पूछा गया है। समाजशास्त्र, पैडागोजी, अध्यापन शास्त्रों को लेकर पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार बनता है कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा। अब देखिए दोस्तों नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल होगा, इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। तो देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारी सामग्री प्रदान करना, चर्चा के लिए बहुत से अवसर प्रदान करना, छात्रों की त्रुटियों को तुरंत सुधारना या फिर छात्र की विशिष्ट कठिनाई की पहचान करना। अगर आप बात करेंगे दोस्तों समाजशास्त्र की कक्षा में नैदानिक और औपचारिक में क्या शामिल होता है तो छात्र की विशिष्ट कठिनाई की पहचान करना इसमें क्या है दोस्तों आता है। मतलब आपका डी वाला विकल्प यहां पर क्या रहेगा, सही रहेगा। ऑप्शन डी की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो ऑप्शन डी जो है आपका वो बिल्कुल यहां पर फिर से क्या है सही होने वाला है। देखिए एक बार फिर से जो है आपको दोस्तों यहां पर प्रश्न जो है एसएसटी पैडागोजी को लेकर पूछा गया है। पैडागोजी होती क्या है, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको क्या है दोस्तों पैडागोजी में पूछे जाते हैं। एक लॉजिकली क्वेश्चन का आंसर आप वहां पर जो है लगा सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या एक छात्र की सांस्कृतिक राजधानी का गठन करता है। अब देखिए इस छात्र की सांस्कृतिक राजधानी का गठन क्या करता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं एक छात्र द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, एक छात्र द्वारा देखे गए स्थानों की संख्या या फिर मौद्रिक और वित्तीय संसाधन। इस प्रकार आपको क्या है 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। और देखिए दोस्तों अगर आप सही आंसर की बात करेंगे कि छात्र की सांस्कृतिक राजधानी का गठन कौन करता है तो परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि इसका गठन करती है। मतलब आपका जो बी वाला ऑप्शन यहां पर दिया गया है, जो बी वाला विकल्प दिया गया है दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक बार क्या है एसएसटी
पेडागोजी को लेकर ही प्रश्न यहां पर क्या है दोस्तों पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि आप देख सकते हैं, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज वेट। प्रश्न इस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक प्रभावी होंगी, जिसका प्रयोग शिक्षकों को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न है, वह कौन सी मतलब अध्यापन पद्धति है जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर उदारतापूर्वक ग्रेड असाइन करें, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना, गृह कार्य सौंपे, या फिर सुनिश्चित करें कि शिक्षार्थियों ने दोहराव वाले परीक्षण करके सामग्री सीखी है। इस प्रकार आपको क्या है यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए दोस्तों। और सीधी सी बात है कि शिक्षार्थियों को मतलब विद्यार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना क्या है सही हो पाएगा। मतलब आपका जो बी वाला विकल्प रहेगा दोस्तों, जो बी वाला पर यहां पर दिया गया है वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपको यहां पर पूछा गया है कि भूपट्टी में वह स्थान जहां से भूकंप की लहरें शुरू होती है डैश डैश कहलाता है। सीधे सीधे तौर पर हम कहेंगे दोस्तों कि भूकंप की लहरें जहां से शुरू होती है उसको हम क्या कहते हैं। आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, केंद्र, फोकस, ऊपरी केंद्र या फिर क्रेटर। इस प्रकार आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। और अगर आप कहेंगे दोस्तों कि फोकस क्या होगा, तो फोकस हमारा यहां पर बिल्कुल सही विकल्प रहेगा। ऑप्शन 2 जो है दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही जवाब होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 में कि अमेज़न बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों अमेज़न बेसिन को लेकर यहां पर आपको 4 विविध कथन दिए गए हैं और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन अमेज़न बेसिन के बारे में यहां पर सही माना जाएगा। तो देखिए अगर डायरेक्ट आंसर की अगर आप बात करोगे दोस्तों, सही विकल्प की बात करोगे तो अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पड़ता है। मतलब आपका जो पहला विकल्प है यहां पर वही सही दिया गया है, बाकी के विकल्प यहां पर जो है दोस्तों वो गलत दिए गए हैं। मतलब आपका जो पहला विकल्प है ऑप्शन 1 जो है वो सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर पूछा गया है। जिस प्रकार का प्रश्न बनता है दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। तो देखिए भूगोल पेडागोजी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल विषय पढ़ा रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होंगी या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए दोस्तों, चर्चा पद्धति, क्षेत्र भ्रमण, कहानी सुनाना या फिर बहस। तो देखिए दोस्तों अगर भूगोल अगर आप यहां पर पढ़ा रहे हैं तो सबसे जो उपयुक्त विधि होंगी दोस्तों वो होगा क्षेत्र भ्रमण। मतलब आपका जो बी वाला विकल्प रहेगा वो सही होने वाला है। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है कि जब आप उन्हें एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं, मतलब बच्चों को जब आप एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं, इमारत दिखाते हैं, तो आप अपने छात्रों को किस प्रकार के शिक्षण स्रोत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, प्राथमिक स्रोत, पाठ्य स्रोत, ग्राफिक संसाधन या फिर लोक संसाधन। इस प्रकार आपको क्या है 4 विकल्प यहां पर बताए गए दोस्तों। और सीधे सीधे तौर पर अगर आप कहेंगे दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हो तो इसको हम प्राथमिक स्रोत कहेंगे। मतलब आपका जो पहला विकल्प है, मतलब आपका जो विकल्प 1 यहां पर दिया गया है वो बिल्कुल सही होने वाला है। पहला विकल्प जो है आपका दोस्तों वो सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 यहां पर पूछा गया है एसएसटी पेडागोजी को लेकर। फिर से क्या है दोस्तों, सामाजिक शास्त्र पेडागोजी को लेकर प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार दिया गया है कि एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जाने। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है और 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सरकारी योजनाओं पर एक पुस्तक की समीक्षा, एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार, छात्रों के पड़ोस में योजनाओं का एक सर्वेक्षण या फिर छात्र के पड़ोस में विभिन्न योजनाओं पर किए गए खर्च पर एक रिपोर्ट। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और सही आंसर होगा
सरकारी योजनाओं पर एक पुस्तक की समीक्षा, मतलब आपका जो फर्स्ट विकल्प यहां पर रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आप हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों स्टेटमेंट टाइप ये क्वेश्चन यहां पर होने वाला है। आपको नीचे विकल्प भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। देखिए यहां पर प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है कि इतिहास आपकी सहायता करेगा। देखिए इतिहास आपकी सहायता किस तरीके से करेगा, तो यहां पर बताया गया है कि यह समझने में कि वर्तमान कैसे विकसित हुआ है। तो बिल्कुल डेफिनेटली पहला वाला विकल्प जो दिया गया है, पहला जो कथन दिया गया है दोस्तों वो सही होगा कि यह समझने में कि वर्तमान कैसे विकसित हुआ है, हमारी भौतिक और सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में या फिर अतीत की वर्तमान में से तुलना करने में। तो देखिए दोस्तों आपका सी वाला विकल्प भी यहां पर क्या है सही रहेगा, ए वाला भी सही रहेगा दोस्तों, और बी वाला यहां पर गलत दिया गया है। मतलब ए और सी की बात आप करोगे तो आपका जो ऑप्शन डी यहां पर दिया गया है वो सही होने वाला है। मतलब विकल्प ए और सी यहां पर क्या है आपके सही होंगे। चलिए फिर से एक बार क्या है प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है और प्रश्न नंबर 12 भी दोस्तों आपको कुछ इसी प्रकार का यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि 4 कथन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद पर निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको बताना है 3 कथन दिए गए हैं। तो यह 3500 वर्ष पहले लिखा गया था। ओके, इसकी रचना प्राकृत में हुई थी, संस्कृत में हुई थी, हमने भी पहला प्रश्न देखा दोस्तों। इसमें 1000 से अधिक सूक्त है, आई थिंक 1028 सूक्त इसमें पाए जाते। तो ओनली आपका विकल्प सी जो रहेगा दोस्तों वही यहां पर क्या है सही दिया गया है ऋग्वेद के संदर्भ में। अगर आप कहेंगे दोस्तों सही विकल्प क्या होगा तो आपका जो ऑप्शन डी है यहां पर वो सही विकल्प रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर सी सत्य है, ए और बी असत्य है। मतलब आपका जो डी वाला विकल्प है वो यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। 13वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार यहां पर पूछा गया है दोस्तों। फिर से एक बार आपको एसएसटी पेडागोजी को लेकर प्रश्न यहां पर पूछा गया है। प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है कि एक शिक्षक चाहता है कि छात्र नगर निगम के लिए उपलब्ध धन के स्रोत का पता लगाए, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे विश्वसनीय और व्यवहार्य होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है एसएसटी पेडागोजी को लेकर पूछा गया दोस्तों। बड़े आसान प्रश्न क्या है आपको समाज शास्त्र विषय में देखने के लिए मिलते हैं और 60 मार्क्स के लिए सेक्शन होता है दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान या एसएसटी पेडागोजी। तो देखिए यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। सरकारी वेबसाइटों की खोज, पार्षद के साथ साक्षात्कार आयोजित करना, आपस में विचार विमर्श करना, एक विशेषज्ञ द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन करना। तो देखिए यहां पर सही विकल्प होगा दोस्तों सरकारी वेबसाइटों की खोज करना। मतलब आपका जो पहला विकल्प दिया गया है वो यहां पर क्या होगा बिल्कुल सटीक आंसर हमारा रहने वाला है दोस्तों। फिर से एक बार क्या है आपको प्रश्न नंबर 14 जो है वो फिर से एक बार एसएसटी पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। देखिए दोस्तों 4 कथन दिए गए हैं आपको यहां पर सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सबसे उचित यहां पर रहने वाला है जो हमारा जवाब होगा। आपको विकल्प दिए गए कि छात्रों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल विषय वस्तु के बारे में छात्रों को प्रत्यसमरण की जांच करना, छात्र की तुलना करके उनकी रैंक निर्धारित करना, रैंक हमको निर्धारित नहीं करनी होती है, अंक देकर छात्रों को प्रेरित करना। तो ये भी आपका क्या है सही नहीं रहेगा। तो बिल्कुल छात्रों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना क्या होगा दोस्तों आपका सबसे उचित विकल्प यहां पर रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन ए दिया गया है वो बिल्कुल यहां पर क्या है परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 फिर से एक बार क्या है आपको यहां पर राज्य शास्त्र से लेकर संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि भारत में
पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए पंचायती राज्य व्यवस्था को लेकर आपको यहां पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहां पर अगर आप कहेंगे सही विकल्प की बात करेंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे दोस्तों, तो संवैधानिक दिशा निर्देशों के तहत पंचायतों के संबंध में देश के प्रत्येक राज्य के अपने कानून है, तो यह वाला विकल्प आपका सबसे उचित रहेगा, परफेक्ट होगा दोस्तों। मतलब आपका जो सी डी वाला विकल्प दिया गया है वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है। देखिए फिर से एक बार क्या है, प्रश्न आपको पूछा जा रहा है भूगोल को लेकर, भूगोल के किस उपागम के तहत मानवीय स्थितियों की व्याख्या करने के लिए व्यापक सामान्यीकरण और सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर सवाल उठाया गया है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, क्षेत्रीय विश्लेषण, मार्क्सवाद, स्थानिक संगठन या फिर उत्तर आधुनिकतावाद। तो देखिए दोस्तों यहां पर प्रश्न है कि सार्वभौमिक सिद्धांत की प्रयोज्यता पर सवाल उठाया गया है। आपका जो सही विकल्प रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, उत्तर आधुनिकतावाद। मतलब आपका जो डी वाला विकल्प यहां पर रहेगा वो बिल्कुल सही विकल्प आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले हम आपको यहां पर बताएंगे दोस्तों कि सीटेट फरवरी 2026 के लिए क्वेश्चन सेट आपके लिए उपलब्ध है पेपर 2 के लिए। यहां पर एडवर्टाइजमेंट में बताया जा रहा है दोस्तों कि 399 रुपए में आपको यहां पर 40 क्वेश्चन सेट दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको मराठी के 10 क्वेश्चन सेट मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर 10 प्रश्न संच दिए जाएंगे। सीडीपी मतलब बाल मानसशास्त्र या फिर बाल विकास आप इसको कह सकते हो दोस्तों, उसके 10 क्वेश्चन सेट मिलेंगे। और एसएसटी पेडागोजी मतलब समाज शास्त्र के 10 क्वेश्चन सेट आपको मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि पेपर 2 का ये जो पूरा का पूरा पैक है वो सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में यहां पर आपको दिया जा रहा है। इसके पहले हमने आपको हमारे नोट्स भी बताया दोस्तों, हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स भी अवेलेबल है एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से सीटेट 2026 के लिए। और अगर आप कहेंगे दोस्तों पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चन सेट हमारे पास वो भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, एक इस नंबर पर व्हाट्सएप कर अभी आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से हम वीडियोस में क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों उसी प्रकार के बिल्कुल प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो परीक्षा के लिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दायक होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्नों में से इन प्रश्नों का यहां पर सिलेक्शन किया गया है। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 जिस प्रकार आपको यहां पर पूछा गया है कि प्रारंभिक स्तर पर ग्लोब का उपयोग करके सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में कौन सा कौशल बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों कौन सा कौशल बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो स्थानिक आपका यहां पर क्या होगा, सीधे सीधे तौर पर हम कहेंगे सही विकल्प रहेगा। मतलब ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है। देखिए दोस्तों 2 कथन आपको दिए गए हैं और दोनों कथन को लेकर हमने क्या है यहां पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना है। पहला कथन इस प्रकार है कि भारत में अधिकांश वर्षा मानसून पवनों द्वारा होती है, यह वाला कथन तो बिल्कुल यहां पर परफेक्ट दिया गया है। दूसरा कथन आपको बताया गया कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है, तो दूसरा कथन भी आपका क्या है दोस्तों, सही दिया गया है। तो हम आपको कहेंगे कि अगर आप सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। मतलब आपका जो सी वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इस प्रकार के मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है आपको सीटेट में जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जितने दिखाए जाते हैं वो उतने ही यहां पर क्या है आसान होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 इस प्रकार यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया है वो इस प्रकार है कि तरंगे तब उत्पन्न होती है जब। अब देखिए दोस्तों तरंगे कब उत्पन्न होती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो हम जवाब देखेंगे कि पवनें समुद्र की सतह पर फैलती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर रहेगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे होती है किसके द्वारा निकाले जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए विवृत खनन, प्रवेदन, उत्खनन और कुपकी खनन, इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे होती है किसके द्वारा निकाले जाती है, तो प्रवेदन हमारा यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही विकल्प रहेगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर आपका क्या है, सही विकल्प रहेगा दोस्तों। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको ओनली 149 में समाज शास्त्र के 10 क्वेश्चन सेट दिए जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन सेट में आपको 60 प्रश्न मिलेंगे।
साथ ही साथ उसका आंसर की भी आपको दिया जाएगा। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको पीडीएफ के स्वरूप में परचेस कर लेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप एसएसटी का नोट्स भी हासिल करना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं। परीक्षा में अभी भी 34 दिन का वक्त बचा है और एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से पूरा का पूरा नियोजन हमने यहां पर किया है दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसमें आप 149 में समाजशास्त्र के 10 क्वेश्चन सेट जो है दोस्तों पीडीएफ के रूप में हासिल कर सकते हैं। तो अभी कांटेक्ट कर ये परचेस कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।